क्वालिफिकेशन, ओथ एंड कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो पहला है सिटीजन्स ऑफ इंडिया। उसको क्या होना चाहिए, कोई भी इंसान जो प्रेसिडेंट बनना चाहता है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। सेकेंड है, उनकी एज 35 ईयर्स की होनी चाहिए। अगर उससे कम साल के हैं तो एलिजिबल नहीं होंगे। लोकसभा मेंबर के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए वो, ठीक है। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन ऑफ अ मेंबर ऑफ द लोकसभा इलेक्शन। इसका मतलब क्या है कि कैंडिडेट का लोकसभा के मेंबर बनने के लिए ज़रूरी है जो भी चीज़ वो उसमें होनी चाहिए, यानी उनकी जितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक लोकसभा कैंडिडेट के लिए जितनी चाहिए होती है वो भी लगती है इसमें। फोर्थ है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है कि कैंडिडेट किसी भी गवर्नमेंट जॉब, यूनियन, स्टेट, लोकल अथॉरिटी और पब्लिक अथॉरिटी में एक्टिव पोस्ट पर नहीं होना चाहिए। हाउएवर, जबकि क्या हो सकता है कि अगर कोई सिटिंग प्रेसिडेंट है, उनका वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर या स्टेट या यूनियन स्टेट मिनिस्टर कुछ भी हैं, तो उन्हें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। मीन्स दे कैन कॉन्टेस्ट। कौन लोग कॉन्टेस्ट कर सकते हैं? जैसे वाइस प्रेसिडेंट हो गए या गवर्नर हो गए या फिर कोई यूनियन या स्टेट के मिनिस्टर्स हो गए, तो उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, ठीक है। वो लोग कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। नॉमिनेशन रिक्वायरमेंट होती है। नॉमिनेशन के लिए क्या होता है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन के नॉमिनेशन कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं होता, तो इसमें स्ट्रिक्ट रूल होते हैं। 50 प्रॉस्परस होते हैं, 50 सेकेंडर्स होते हैं। अब प्रॉस्परस में कौन कौन लोग होते हैं? जैसे ये लोग एमपी हो सकते हैं, एमएलए हो सकते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर हो सकते हैं, जो सेकेंडर्स होते हैं। 50 क्या होते हैं? कैंडिडेट्स हो गए। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी होती है? इनके पास 15,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट है। ये इसलिए होता है ताकि कोई फर्जी कैंडिडेट ना ही मतलब अप्लाई करे। और ये 1/6 वोट भी सिक्योर नहीं कर सकते हैं। तो 1/6 वोट अगर सिक्योर नहीं कर पाए तो ये पैसा आपका वापस नहीं मिलेगा। पहले डिपॉजिट 1997 में कितना था? 2,500 रुपये था, लेकिन अब उन्होंने 15 के कर दिया है। तो अब है ओथ एंड अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। इस टॉपिक में ये बताया गया है कि ऑफिस ज्वाइन करने से पहले प्रेसिडेंट को ओथ लेनी है। ओथ वो तीन चीज़ों ओथ में वो तीन चीज़ें प्रॉमिस करेंगे। कौन कौन सी चीज़ है? पहला है फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस। इसका मतलब यह है कि वो अपने ड्यूटीज़ ऑनेस्टली और सिंसियरली परफॉर्म करेंगे। सेकंड है प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के की रक्षा और पालना करेंगे। मतलब दे विल फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड दे विल फॉलो द लॉ। थर्ड है टू वो वर्क फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल। दूसरे लोगों के लिए भलाई के लिए वो काम करेंगे। तो ये तीन चीज़ें इनके ओथ में लिखी होती है, ठीक है। सो अब आज हम देखने वाले हैं कि इंडिया में प्रेसिडेंट कितने इलेक्ट हुए, उनका एक क्विक टाइमलाइन हम लोग देखने वाले हैं, जिससे हम इलेक्शन में कौन जीता, उसने कितने वोट सिक्योर किए और मेन राइवल कौन था, इसको हम पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं 1952 में। फर्स्ट इलेक्शन जो हुआ था, राजेंद्र प्रसाद जी ने के जीते सिक्योर करा था, जो जीते थे। इनके अपोजिशन में केटी साथ हैं। वोट्स के बात करें तो उनको मिले थे 5,07,400 वोट मिले थे, जो कि 83% वोट्स इनको मिले थे राजेंद्र प्रसाद को। तो पहले प्रेसिडेंट बने थे हमें 1952 में। फिर 57 में, यानी 5 साल बाद अगेन इलेक्शन हुआ। फिर हमारे राजेंद्र प्रसाद ही हमारे प्रेसिडेंट बने। उस टाइम पे उनको 99.35% वोट मिले। इनके अपोजिशन में NN दास थे। फिर 1962 में हमारे नए प्रेसिडेंट आए, डॉक्टर S राधाकृष्णन। इनको भी बहुत अच्छे परसेंटेज में वोट मिले, 98% इनको वोट मिले। उनके अपोजिशन में थे CH हरी राम, जिनको 1.1% ही मिले थे वोट्स।
फिर फोर्थ नंबर पे आए हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उन्होंने भी अच्छा खासा सिक्योर करा, 56% उनके वोट मिले थे। फिर फिफ्थ नंबर पे आए थे 1969 में हमारे वी गिरी, इन्होंने भी 50.22% सिक्योर करा वोट। फिर सिक्स नंबर पे हमारे आते हैं फदरुद्दीन अली अहमद, 1974 पे 5 साल बाद। तो इन्होंने भी 80% वोट सिक्योर करे प्रेसिडेंट इलेक्शन में। फिर सेवन्थ नंबर पे आते हैं हमारे एन संजीवा रेड्डी, ये अनअपोज रहे, इनके अपोजिशन में कोई खड़ा नहीं था, तो ये सीधे सेलेक्ट हो गए। एट्थ नंबर पे आया है ज्ञानी जेल सिंह, 1982 में। उस टाइम पे इन्होंने कितना सिक्योर करा, 72.73% इन्होंने सिक्योर करा वोट का परसेंटेज। और HR खन्ना यहाँ पे हमारे क्या थे, इनके अपोजिशन में थे। फिर नाइन्थ प्रेसिडेंट कौन थे हमारे, सो नाइन्थ प्रेसिडेंट थे हमारे आर वेंकट रमन। इनको 77.29% वोट मिले, और इनके अपोजिशन में थे वी कृष्णा अय्यर। ठीक है। 10th नंबर पे 1992 में आए हमारे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनको अपोजिशन में थे जॉर्ज फेल, इनको 65% वोट मिले। फिर हमारे 1997 में 5 साल बाद फिर अगेन कौन आए, हमारे KR नारायण जी, इनको मिले 94.97% वोट, और इनके अपोजिशन में TN सहसान थे। फिर 12th नंबर के हमारे हमारे आए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनको 89% वोट मिले, इसके अगेंस्ट लक्ष्मी सहगल थी। 2007 में हमारे मिस प्रतिभा सिंह पाटिल आई, इनके अपोजिशन में BS शेखावत थे, इनको 65% वोट मिला। फिर 2012 में हमें हमारे आए प्रणब मुखर्जी, इनको मिला 68.12%, इनके अपोजिशन में थे PA सगमा। फिर लास्ट अभी जो 2017 में जो आए वो थे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, इनके अपोजिशन में थे मीरा कुमारी, और इनको 65% वोट मिला। सो अभी करंटली 16 प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी, एंड इनके अपोजिशन में थे यशवंत सिन्हा, इनको मिले 35.97% वोट, और द्रौपदी मुर्मू को मिले हमारे 68.03% वोट। सो अभी तक हमारे 16 प्रेसिडेंट हो चुके हैं। सो द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट is administered by the चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन हिज एब्सेंस इन द सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ द सुप्रीम। तो क्या होता है, तो जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन, जब प्रेसिडेंट विन हो जाते हैं, जीत जाते हैं, तो उनका ओथ कौन उनको देता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। और उनके एब्सेंस में अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस एब्सेंट है तो उनके एब्सेंस में कौन रहेगा, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, कुछ कंडीशन होते हैं प्रेसिडेंट ऑफिस के, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के कुछ ऑफिस के रूल होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट MP/MLA नहीं हो सकता। पहला पॉइंट ये है कि वो MP या फिर /MLA नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते, प्रेसिडेंट लोकसभा, राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा, विधान परिषद के मेंबर नहीं हो सकते हैं। पहला कंडीशन ये लिखा गया है। दूसरा कंडीशन ये है, अगर कोई MP या MLA प्रेसिडेंट बन जाता है तो वो उनकी सीट जो है ऑटोमेटिकली खाली हो जाती है, जिसके जैसे ही वो ऑफिस में जाते हैं। तो अगर कोई भी MP या MLA प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो डायरेक्टली उनकी जो पुरानी सीट है वो खाली हो जाती है। सेकंड पॉइंट है, ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि प्रेसिडेंट कोई गवर्नमेंट जॉब, सैलरीड पोस्ट या पेड ऑफिस नहीं कर सकते हैं। ये रूल इंश्योर करता है कि प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट रहे और गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में ना हो। थर्ड पॉइंट है कि फ्री ऑफिशियल रेसिडेंस मिलता है उनको, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति भवन। फोर्थ पॉइंट बोलते हैं कि सैलरी अलाउंस एंड फैसिलिटी पार्लियामेंट डिसाइड करता है इनके फैसिलिटीज़ के बारे में, क्या क्या मिलता है इनको प्रिविलेजेस। प्रेसिडेंट को सैलरी अलाउंस और प्रिविलेजेस मिलते हैं जो पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है,
इसमें यहाँ पे एक बात याद करनी है कि पहले 2018 18 तक प्रेसिडेंट की जो सैलरी थी 1.5 लाख थी। अभी वो बढ़ा के 5 लाख पर मंथ कर दी है। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे सैलरी अलाउंस टर्म बीच कम नहीं किया जा सकता। फिफ्थ पॉइंट ये है इनका कि जैसे क्या होता है कि प्रेसिडेंट की सैलरी और अलाउंस टर्म का दौरान रिड्यूस नहीं किया जा सकता। इसका पर्पस है कि एग्जीक्यूटिव प्रेशर से बचना। ठीक है, और रिटायर्ड प्रेसिडेंट को क्या मिलता है ये हम पढ़ेंगे। इसमें मिलता है उनको पेंशन मिलती है 50%। ठीक है, और उनको मिलता है फ्री हाउस, फर्निश हाउस, फ़ोन, कार, मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रैवल फैसिलिटी, सेक्रेटरियल स्टाफ में मिलते हैं उनको, और 1000 पर ईयर ऑफिस एक्सपेंसेस मिलते हैं। ठीक है, और डिकीज़ प्रेसिडेंट के स्पाउस को, वाइफ को फैमिली पेंशन मिलती है, वो भी 50% मिलती है। रिटायर्ड प्रेसिडेंट की पेंशन का 50% मिलता है, प्लस फ़ोन, मेडिकल स्टाफ एंड 20,000 रुपये पर ईयर ऑफिस एक्सपेंस मिलते हैं। ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं, ये आपको ऐसे से पढ़ के समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे टर्म, इम्पीचमेंट एंड वैकेंसी। टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ये हम पढ़ेंगे। तो उनका 5 ईयर टर्म होता है, 5 साल तक वो एक बार चुने गए तो 5 साल तक प्रेसिडेंट रहेंगे। उनका रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को तभी रिजाइन कर सकते हैं जब वो राइटिंग में लेटर लिखे कि वाइस प्रेसिडेंट को। रिमूवल बिफोर द एंड्स कैसे होता है उनका, ये मैं इनको समरी बता देता हूँ आपको एक्सप्लेन करके। अगर नेसेसरी हो प्रेसिडेंट को टर्म कंप्लीट होने से पहले भी इम्पीचमेंट करके रिमूव किया जा सकता है, और वो कैन कंटिन्यू बियॉन्ड 5 ईयर्स। अगर नए प्रेसिडेंट जो हैं उनको चांस नहीं मिला है तो 5 साल से ज़्यादा काम भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये इलेक्शन अलाउड, प्रेसिडेंट मल्टीपल टर्म्स के लिए इलेक्शन कर सकते हैं, जबकि यूएसए में केवल 2 बार ही कर सकते हैं। ठीक है, बट इंडिया में मल्टीपल टाइम से एक इंसान प्रेसिडेंट बन सकते हैं। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तो इंडिया के प्रेसिडेंट का सिर्फ एक ग्राउंड पर ही रिमूवल हो सकता है, जब वो वॉल्यूशन करे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उनका इम्पीचमेंट हो सकता है। इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। पहला स्टेप क्या होता है उनमें कि ये सारा डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। पहला स्टेप ये होता है कि चार्ज लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है। जो भी चार्ज है वो लोकसभा प्लस राज्यसभा किसी में भी करा जा सकता है। स्टेप 2, मिनिमम सपोर्ट टू स्टार्ट। इम्पीचमेंट नोटिस के हाउस का 1/4 मेंबर साइन करते हैं। ठीक है, सपोज करो हाउस पे 100 लोग हैं तो 1/4 मतलब 25 लोग उस पर साइन करेंगे इम्पीचमेंट लेटर पे। फिर थर्ड होता है डे नोटिस। इसमें क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट को 14 दिन का एक नोटिस दिया जाएगा, रिटर्न नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे नोट्स में। तो पहला मैं आपको बताता हूँ, पहला है यहाँ पे चार्ज शीट, जब उन पे ऊपर चार्ज लगेगा, चार्ज स्टार्ट होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में उनका मिनिमम सपोर्ट टू स्टार्ट। इसका मतलब ये है कि इम्पीचमेंट नोटिस के दौरान 1/4 मेंबर का साइन करना चाहिए। 1/4 मेंबर इसमें साइन करेंगे नोटिस पे, इम्पीचमेंट नोटिस पे 1/4 मेंबर साइन करेंगे, तभी ये स्टार्ट होगा। सेकेंड, थर्ड स्टेप है 14 डेज नोटिस लगेगा, चलेगा उनके पास, कि उनको बोला जाएगा प्रेसिडेंट को 14 दिन का रिटर्न नोटिस दिया जाएगा। स्टेप 4 पे उनको बोला जाएगा फर्स्ट हाउस वोट होगा। फर्स्ट हाउस वोट क्या होता है, जो हाउस चार्ज स्टार्ट करते हैं वो इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन पास करता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि फर्स्ट हाउस वोट में क्या होगा, 2/3 ऑफ टोटल मेंबर, नॉट जस्ट प्रेजेंट एंड वोटिंग, सारे लोग 2/3 ऑफ द प्रेजेंट, 2/3 ऑफ टोटल मेंबर। इसमें क्या है, प्रेजेंट एंड वोटिंग वाले नहीं है, सारे होने चाहिए वहाँ पे। ठीक है, ये अगर पास हो गया, 2/3 से पास हो गया तो उनका इम्पीचमेंट स्टार्ट हो जाएगा। उनका मतलब रेजोल्यूशन दूसरे हाउस में चला जाएगा। पांचवा स्टेप क्या होगा कि सेकंड हाउस में भी सेम प्रोसेस होगा। दूसरे हाउस में चार्ज को इन्वेस्टिगेट करेगा। प्रेसिडेंट को राइट होगा कि अपेयर करने का, उनके पास राइट होगा कि वो अपेयर कर सकते हैं।
और अपने डिफेंस में कुछ कह रहे हैं तो वो भी कह सकते हैं। चार लास्ट स्टेप है, फाइनल स्टेप, रिमूवल। अगर वहाँ पे भी सेकंड हाउस में भी अगर 2/3 ऑफ द मेंबर्स से मेजॉरिटी से वो पास हो गया तो उनका रिजॉल्व हो जाए, मतलब उनको रिमूव कर दिया जाएगा। तो इससे वजह से हुआ क्या कि प्रेसिडेंट इज़ रिमूव फ्रॉम द ऑफिस जिस डेट को रेजोल्यूशन पास हो जाता है दोनों हाउस में। अगर रेजोल्यूशन दोनों हाउस में पास हो गया तो प्रेसिडेंट हमारे रिमूव हो जाएंगे। तो इट्स अ टफ प्रोसेस बिकॉज दोनों हाउस में 2/3 ऑफ द मेंबर्स का वोटिंग चाहिए। जब ये दोनों हाउस के वोटिंग, राज्यसभा लोकसभा, जब दोनों ये पास हो जाएगा तब उनका इम्पीचमेंट स्टार्ट होगा। कुछ ट्रिक है जहाँ पे यूपीएससी आपको पूछ सकता है। पहला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बताऊंगा। पहला पॉइंट है कि ये इम्पीचमेंट एक क्वासी इम्पीचमेंट क्या होता है आपका, एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब प्रेसिडेंट जुडिशियल स्टाइल में इन्वेस्टिगेट करता है, ठीक है। दूसरा, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं एमपीज, या वो वोट कर सकते हैं, कैन वोट इन इम्पीचमेंट। देखो, जो नॉमिनेटेड एमपीज होते हैं, जो सिलेक्शन के टाइम पे जब कैंडिडेट सेलेक्ट होता है जब प्रेसिडेंट, उस टाइम पे वोट नहीं कर सकते, लेकिन इम्पीचमेंट के टाइम पे वो वोट कर सकते हैं, ठीक है। दिल्ली और पुडुचेरी के एमपी भी, एमएलएज भी क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को इलेक्शन में वोट करते हैं, बट इम्पीचमेंट पार्टिसिपेट नहीं करते। तो दिल्ली और पुडुचेरी के जो एमएलए होते हैं ये चीज़ उल्टा होता है। ये क्या करते हैं, ये इम्पीचमेंट में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो इसमें हम पढ़ेंगे वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे, एक मिनट है। सो वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस दैट विल स्टडी। सो इसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट ऑफिस की वैकेंसी कितनी होती है। एज इनका टर्म मैंने को बताया था कि 5 साल का होता है, ठीक है। सो टर्म एंड होता है 5 साल बाद। तो कैसे होता है, बाय हिज रेजिग्नेशन, ठीक है। सेकेंड है, थर्ड है रिमूवल ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट से भी उनको रिमूव करा जा सकता है, या फिर उनकी डेथ हो जाए, या फिर डिस्क्वालिफिकेशन एजुकेशन डिक्लेयर्ड वॉइड। अगर उनकी एजुकेशन फेक है, वॉइड हो गई, तो भी हो सकता है। इलेक्शन टू फिलफिल द वैकेंसी। तो वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन टर्म ख़त्म होने से पहले हो जाता है ये इलेक्शन, ताकि गैप ना हो। इंटोरम बोलते हैं उसको, ठीक है, इंटीरी। तो ये गैप ना हो, इससे पहले ही पहले इलेक्शन कर देते हैं इनको। अगर किसी वजह से डिले हो जाए तो सिटिंग प्रेसिडेंट अपने 5 ईयर टर्म को बढ़ा सकते हैं अगर इलेक्शन में डिले हो जाए, और कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक कि नया प्रेसिडेंट नहीं आए। अगर ये डिले हो जाए तो सिटिंग प्रेसिडेंट हमारे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अगर वैकेंसी सडन हो, या फिर रेजिग्नेशन हो, या फिर डेथ की वजह से हो जाए, तो क्या हो चीज़ें इफेक्ट होती हैं उसमें। तो उसके रिगार्डिंग, अगर सडन वैकेंसी हो गई तो इलेक्शन 6 महीने के अंदर करना मैंडेटरी हो जाता है। 6 मंथ के अंदर इलेक्शन मैंडेटरी है करना, ठीक है, 6 मंथ के अंदर। प्लस हाँ, जो नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं वो फुल 5 ईयर टर्म सर्व करेंगे, ठीक है। सपोज करो कोई प्रेसिडेंट है, उनका हाफ टर्म्स में ही हो गया डेथ, या फिर एक्सीडेंटल डेथ हो गया, कुछ भी हो गया, तो जो नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा 6 महीने के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, तो वो उनका टर्म 5 ईयर्स तक रहेगा। और इम्पोर्टेंट ये है कि नया प्रेसिडेंट प्रीवियस प्रेसिडेंट के रिमेनिंग टर्म कंटिन्यू नहीं करता। तो सपोज़ करो जैसे पुरानी टर्म्स से सपोज़ करो 2.5 ईयर्स हो गया, तो बचे हुए 2.5 ईयर्स है प्रीवियस प्रेसिडेंट के, तो ये कंटिन्यू नहीं करेगा, वो फ्रेश करेंगे, वो अपना स्टार्ट करेंगे फिर 5 ईयर्स के लिए। सो अगर वैकेंसी हो तो उस टाइम पे कौन एक्ट करता है, प्रेसिडेंट। तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे, वो एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट टेम्परली, यानी अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं हो
तो फिर क्या होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, CJI को। हाँ, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट मिल जाते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, जो भी आपके प्रेसिडेंट बनेंगे ना उनको वही सारे फैसिलिटीज़ वगैरह मिलेंगे जो प्रेसिडेंट को मिलते हैं, चाहे VP हो या CJI हो या सीनियर हो, चाहे जो भी एक्टिव प्रेसिडेंट बनेगा, और सारे पावर्स और प्रिविलेजेस उनको मिलेंगे, सैलरी अलाउंस पार्लियामेंट के हिसाब से मिलते हैं सब उनको। सो पावर्स की बात करें प्रेसिडेंट की, तो उनके पास कौन कौन से पावर होते हैं इसमें हम बताएंगे। सो द पावर enjoyed by the function and the personal president can be studied here. First, the executive power, legislative power, financial power, judicial power, diplomatic power, military power and emergency power. तो ये सारे पावर्स होते हैं उनके पास, 7 डिफरेंट हैं, हेड्स हैं। इनमें हम एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या क्या इनके होते हैं। तो पहला है एग्जीक्यूटिव पावर। तो एग्जीक्यूटिव पावर में क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। सो इसमें पहला पॉइंट है, सब एज एग्जीक्यूटिव एक्शन प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी ऑफिशियल एक्शंस होते हैं वो सारे प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं फॉर्मली। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम में इशू होते हैं, जैसे सारे जो भी ऑर्डर होते हैं, जैसे एग्रीमेंट्स हो गए, ऑर्डर हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, सारे ये प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। ऑर्डर्स एंड रूल्स का अथेंटिकेशन, साइनिंग रूल्स बनाते हैं, प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि ऑर्डर कैसे साइन होंगे, ठीक है, और कि किस अथॉरिटी के थ्रू इशू होंगे। ये स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है। तो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, ही कैन मेक रूल स्पेसिफाई द मैनर इन विच द ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन हिज नेम सेल बी ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। थर्ड पॉइंट इनका ये होता है, द गवर्नमेंट बिजनेस के लिए रूल बना सकते हैं। सपोज करो कोई भी बिजनेस है तो उसके लिए कौन रूल बना सकता है, गवर्नमेंट बना सकते हैं। एंड एलोकेशन ऑफ द सेट बिजनेस अमंग द मिनिस्टर्स। तो क्या होता है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ का वर्क कैसे एलोकेट करे, और क्या कौन की सब्जेक्ट को, कौन कौन से सब्जेक्ट को हैंडल करे, कैसे बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ट्रांजैक्ट होगा। एक्चुअल रूल्स कैबिनेट बनाती है, बट फॉर्मली प्रेसिडेंट के नाम से होता है। सारे रूल्स जो है प्रेसिडेंट कैबिनेट बनाती है, बट ये फॉर्मली नाम किसके नाम पे होता है, प्रेसिडेंट के नाम पे। प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, वही अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स को और अदर मिनिस्टर्स को। दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब मिनिस्टर प्रेसिडेंट के प्लेजर पर ऑफिस होल्ड करते हैं, पर प्रैक्टिकली PM डिसाइड करता है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसकी सैलरी टर्म प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये भी प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CAG, UPSC चेयरमैन, मेंबर अपॉइंट करते हैं। ये सारे भी कौन करता है, UPSC चेयरमैन हो गया, या फिर CAG कैग हो गए या आपके, या फिर इलेक्शन कमीशन के चीफ हो गए। तो ये सारे कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल, CAG को, कैग को यही अपॉइंट करते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन को ये अपॉइंट करते हैं। एक मिनट में लिख लेता हूँ नोट्स। चीफ इलेक्शन कमीशन को यही वो करते हैं। UPSC के चेयरमैन मेंबर्स को यही प्रेजेंट करते हैं। फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को यही करते हैं नॉमिनेट। स्टेट गवर्नर्स जो भी हैं सारे ये ही करते हैं अपॉइंट, और किसी कोई कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी है तो सारे ही अपॉइंट करेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें होगी जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। सेवन्थ यानी जी बोल रहा है, ही कैन सीक एन इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेचर फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स। इनका कहना है PM से या मिनिस्टर से कोई भी इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकता है रिगार्डिंग यूनियन गवर्नमेंट फंक्शन। तो ये क्या कर सकते हैं, PM या मिनिस्टर से कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी है उनको डिमांड कर सकते हैं रिगार्डिंग कैसे क्या, फिर ये हमारी यूनियन गवर्नमेंट कैसे चल रही है उसके रिगार्डिंग। PM को कह सकते हैं कि किसी मैटर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिस्कस करें, यह भी PM को कह सकते हैं, ठीक है। He can require the Prime Minister to submit for consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by Minister but which has not been considered by the Council। इनका मतलब कुछ नहीं है, प्रेसिडेंट PM को बोल सकते हैं इस मैटर को फुल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने रख दिया जाए। नाइन्थ है कि ये ही कैन अपॉइंट
SC ST एंड OBC की कंडीशन इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं कि SC कमीशन, ST कमीशन, बैकवर्ड क्लास कमीशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, ये तीनों कमीशन भी कौन कर सकते हैं, ये प्रेसिडेंट के हमारे कर सकते हैं अपॉइंट, ठीक है। उसके बाद है 10th पॉइंट, इंटर स्टेट काउंसिल अपॉइंट करते हैं। देखा जाए तो ही कैन अपॉइंट द कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू द कंडीशन ऑफ, ये तो हमने कर दिया। ही कैन अपॉइंट इंटर स्टेट काउंसिल टू प्रमोट सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट कोऑपरेशन। इसका मतलब क्या है, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल क्रिएट करते हैं ये सब, ठीक है। फिर बाद में आता है 11th में, यानी यूनियन टेरिटरी डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं, यानी ही डायरेक्टली एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटरीज थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंटेड बाय हिम। तो जितने भी यूनियन टेरिटरीज है अपनी, उन सबको ये डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं, कौन, प्रेसिडेंट। यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन LGs जो होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं, LG क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जो होते हैं उनके थ्रू होता है, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं। 12th क्या होता है, शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरिया को डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब इनके पास पावर होती है किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने की और उन एरियाज़ को एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स बनाने की, तो ये भी इन्हीं के पास होता है पावर, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट होते हैं, इसके लिए उनके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर होते हैं, वो हम पढ़ेंगे वन बाय वन। पहला है प्रेसिडेंट कैन समन और प्रोग्यू पार्लियामेंट। इसका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को सेशन बुला सकते हैं, इसको हम समन बोलते हैं, ठीक है। और पार्लियामेंट के सेशन को एंड भी कर सकते हैं, इसको प्रोरोग्यू बोलते हैं। तो दोनों काम कर सकते हैं, सेशन को बुला भी सकते हैं, दैट इज़ समन, और सेशन को एंड भी कर सकते हैं, दैट इज़ प्रोरोग्यू, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं लोकसभा डिसॉल्व भी सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकता है। अगर प्रेसिडेंट को लोकसभा डिसॉल्व करनी है तो वही कर सकते हैं लोकसभा को डिसॉल्व, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, 3 पॉइंट। रियलिटी में ये क्या होता है, लोकसभा डिसॉल्व PM की एडवाइस पे होता है, बट जनरली हम बोलते हैं कि प्रेसिडेंट ही एक पर्सन है जो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ही कैन सेंड मैसेज टू द हाउस। से दूसरा पॉइंट है जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो वो क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग कर सकते हैं। जॉइंट सिटिंग मतलब क्या है यहाँ पे कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों को बुला सकते हैं, ठीक है। थर्ड है एड्रेस टू पार्लियामेंट। इसका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट 2 बार पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं। पहला जनरल इलेक्शन के बाद फर्स्ट सेशन में करते हैं, दूसरा है हर साल के बजट सेशन या के पहले भी वो एड्रेस करते हैं किसको, आपके पार्लियामेंट को। चौथा है कि D पॉइंट है मैसेज टू पार्लियामेंट, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट हाउस को मैसेज भेजकर बिल्स, इश्यूज, डिस्कशन रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स। तो जो भी स्पीकर्स होते हैं या डिप्टी स्पीकर होते हैं उनको भी कौन अपॉइंट करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट लोकसभा के किसी भी मेंबर को प्रेसाइडिंग करने के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। राज्यसभा में चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन एब्सेंट हो तो प्रेसिडेंट किसी मेंबर्स को प्रेसिडेंट प्रेसाइड करने के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, 6 पॉइंट क्या है कि देखो वो 12 मेंबर जो है राज्यसभा के उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। उनके क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उनके आर्ट, लिटरेचर, सोशल साइंस एंड सोशल सर्विस में उनके क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंशियली अच्छा करना होना चाहिए, एक्सपर्ट्स होने चाहिए इन सब चीज़ों में, तो उनको राज्यसभा के मेंबर बना सकते हैं। फिर है F नॉमिनेशन ऑफ लोकसभा मेंबर्स। तो लोकसभा में भी 2 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो मतलब क्या है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है उनको ये 2 लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं लोकसभा में। लेकिन 104 अमेंडमेंट एक्ट आया, 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बाद ये प्रोविज़न अबॉलिश कर चुके हैं, मतलब अब ये जो प्रोविज़न है वो नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs। अगर किसी MP की क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन पर डाउट हो
तो प्रेसिडेंट उसको फाइनल डिसीजन लेते हैं इलेक्शन कमीशन के एडवाइस पर, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। फील है सम बिल नीड्स प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन बिफोर इंट्रोडक्शन, जैसे मनी बिल हो गया, तो वो क्या करता है, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए होता है इंट्रोड्यूस होने के लिए पार्लियामेंट में। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया मनी बिल इन्वॉल्विंग विड्रॉल फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और स्टेट बाउंड्री चेंज बिल, न्यू स्टेट क्रिएशन बिल, ये सारे बिल्स प्रेसिडेंट के प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है, तभी ये हमारे ये बिल्स आपके पार्लियामेंट में डिस्कस होंगे। व्हेन पार्लियामेंट पासिस अ बिल, प्रेसिडेंट के ऑप्शंस क्या क्या हैं कि वो अपने एसेंट दे सकते हैं, ठीक है, और अपने एसेंट दे सकते हैं, और तो लॉ बन जाएगा बिल। अगर वो अपने एसेंट्स को, अपने डिसीजंस अप्रूवल को रिजेक्ट करते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं, तो बिल मतलब अप्रूवल नहीं देते हैं तो बिल रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं बिल को इफ़ इट इज़ नॉट अ मनी बिल फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के रिकन्सिडरेशंस के लिए वो बिल को रिटर्न भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टेट बिल रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट। सो कुछ बिल होते हैं जो रिजर्व होते हैं प्रेसिडेंट के लिए। अगर गवर्नर स्टेट बिल प्रेसिडेंट को भेजते हैं तो प्रेसिडेंट के क्या कर सकते हैं, एसेंट दे सकते हैं, विथ होल्ड कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं अगर वो मनी बिल नहीं हो तो। ठीक है, यहाँ पे पर ध्यान देने की बात क्या है कि प्रेसिडेंट कोई भी कभी भी एसेंट देने कंपल्सरी नहीं होता है, इवन इफ द लेजिस्लेचर फिर से पास कर दे। ये केस है गवर्नर के केस में। ठीक है, फिर बात आती है उनके ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में क्या है कि अगर सपोज करो पार्लियामेंट आपका सेशन में नहीं है, तो क्या होगा, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस का एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जैसा होता है। पार्लियामेंट रीअसेंबल होने के 6 वीक्स के अंदर पास होना ज़रूरी है। प्रेसिडेंट कभी भी ऑर्डिनेंस विड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, एक्सटेंड करता है, ही कैन promulgate an ordinance when the parliament is not in a session. These ordinances must be approved by the parliament within 6 weeks of its reassembly. He can withdraw an ordinance at any time. इस पॉइंट का मतलब कुछ नहीं है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि आ, अगर मान लीजिए कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं उस टाइम पे। ऑर्डिनेंस का क्या मतलब है और इसका इफेक्ट क्या होगा, इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जैसे ही माना जाएगा या ऐसा होता है। इसमें पार्लियामेंट रिसेंबल होने के 6 वीक्स के अंदर पास होना ज़रूरी होता है इसको। और प्रेसिडेंट कभी भी ऑर्डिनेंस विड्रॉ कर सकता है अगर वो चाहे तो। फिर आता है रिपोर्ट्स लीड बिफोर पार्लियामेंट। So he lays report of the Control and Audit General, Union Public Service Commission, Finance Commission and others बिफोर द पार्लियामेंट। इसका मतलब क्या है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में टेबल करते हैं, कैग रिपोर्ट्स करते हैं, यूपीएससी रिपोर्ट करते हैं, फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट होता है, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी इसमें रिपोर्ट्स करते हैं। ये वाला पॉइंट जो है मैं रिपोर्ट वाला बताता हूँ। इसमें क्या बोला गया है कि ही ले द रिपोर्ट ऑफ, इसमें ये बताया गया है कि जो कैग रिपोर्ट होती है, कंट्रोल एंड ऑडिट जनरल की रिपोर्ट होती है, उसमें क्या होता है, कैग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट्स एक्सपेंडिचर का ऑडिट करते हैं, कहाँ सरकार ने गलत पैसा खर्च किया है, मिसयूज़ किया है, सब फाइंडिंग होती है। ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने टेबल करते हैं। बाद में पब्लिक अकाउंट कमेटी इस रिपोर्ट को एग्जामिन करती है। ठीक है, और जैसे यूपीएससी की क्या रिपोर्ट होती है, यूपीएससी की रिपोर्ट होती है, यूपीएससी अपनी एनुअल वर्किंग रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेजते हैं। प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को भी पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। पार्लियामेंट इस रिपोर्ट को स्टडी करके यूपीएससी के फंक्शनिंग पर डिस्कशन करती है। ठीक है, फिर है फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट। फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट क्या करती है, फाइनेंस कमीशन सेंटर और स्टेट में रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला रिकमेंड करते हैं, कैसे टैक्स शेयर होगा, ग्रांट्स इन एड कितनी मिलेगी, ये सब रिकमेंडेशन इस रिपोर्ट में होती है। प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखते हैं। ठीक है, बाकी सब रिपोर्ट भी जैसे नेशनल कमीशन फॉर SC ST, बैकवर्ड क्लास कमीशन, CVG, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकपाल, लोकायुक्त रिपोर्ट,
अदर स्टैट्यूटरी कमीशन, ट्राइबल, इन सब की एनुअल रिपोर्ट भी प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। ठीक है। He can make regulate for peace, progress and goods गवर्नमेंट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। इसमें ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो कुछ यूनियन टेरिटरीज़ के लिए रेगुलेशन रूल्स बना सकती है, स्पेशली अंडमान निकोबार जैसे आइलैंड हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दादरा नगर हवेली हो गई, दमन एंड दीव, लद्दाख हो गया। तो इन सब के लिए वो चाहे तो कुछ अपने रूल्स बना सकती हैं, कुछ रेगुलेशन के लिए इनको। ठीक है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल पावर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसमें बताया गया है कि फाइनेंशियल पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के पास कौन कौन से पावर होती हैं, ठीक है। तो हम ये बताएंगे। इसमें पैसा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, फाइनेंशियल पावर वाला चैप्टर, इसको अच्छे से पढ़ना। पहला है मनी बिल ओनली विद द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। तो क्या होता है कि जो भी मनी बिल होता है वो इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में प्रायर रिकमेंडेशन विद द प्रेसिडेंट। मतलब जैसे मनी बिल, जैसे क्या होता है फाइनेंशियल बिल, टैक्सेशन बिल, पार्लियामेंट में तब तक इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते जब तक प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन ना हो। बेसिकली पीएम प्लस फाइनेंस मिनिस्ट्री की एडवाइस होती है तभी ये बिल पास होते हैं पार्लियामेंट। सेकंड है यूनियन बजट इज लेड बिफोर पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट ऑफिशियली पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के थ्रू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। सो ही कॉज टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट फॉर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज यूनियन बजट। यूनियन बजट इज लेड बिफोर पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट। मतलब क्या है, प्रेसिडेंट के थ्रू ही प्रेजेंट होता है यूनियन बजट। उसके बाद है नो डिमांड फॉर ग्रांट्स विदाउट प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। इसका मतलब क्या है कि लोकसभा में जो ग्रांट्स, फंड्स, मिनिस्ट्रीज डिमांड की जाती है उसको रिकमेंड करने के लिए प्रेसिडेंट का काम होता है। बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पैसे डिमांड नहीं कर सकता। उसके लिए किसका रिकमेंडेशन चाहिए? हमारे प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए। उसके बाद हमारे आते हैं नेक्स्ट, कंटीजेंसी फंड से इमरजेंसी मनी अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है। कंटीजेंसी फंड क्या होता है? जो इमरजेंसी का रखे होते हैं मनी। तो उसके आगे क्या होता है, इमरजेंसी आ गई उस टाइम पे क्या होता है, प्रेसिडेंट इस फंड ऑफ इंडिया से मनी दे सकते हैं। एग्जांपल हो गया जैसे नेचुरल डिजास्टर हो गया आपका, या फिर तो अगर प्रेसिडेंट चाहे तो अगर नेचुरल डिजास्टर आ रहे या फिर अर्जेंट डिफेंस नीड हो या फिर सडन गवर्नमेंट एक्सपेंसेस हो तो वो कंटीजेंसी फंड्स ऑफ इंडिया से निकाल सकते हैं, ये प्रेसिडेंट कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट है इसमें, फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करते हैं हर साल, 5 साल में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करते हैं। रिकमेंडेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। इनका काम क्या होता है, जो रेवेन्यू होता है उसको सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड करना। फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करते ही जो रिकमेंडेशन करता है वो सेंटर स्टेट रेवेन्यू शेयरिंग, ग्रांट्स इन नीड, फाइनेंशियल रिलेशन पॉलिसी, ये सारे कौन करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जुडिशियल पावर। तो इनका जुडिशियल पावर भी होती है प्रेसिडेंट की, पढ़ेंगे। पहला क्या होता है, चीफ जस्टिस प्लस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज अपॉइंट करते हैं। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इंडिया के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, ये सब कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है। एक्चुअल रिकमेंडेशन कॉलेजियम के सिस्टम से आती है बट यही रिकमेंड करते हैं जब क्या बोलते हैं हमारे प्रेसिडेंट। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं अगर चाहें तो, इनका वो है तो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कन्फ्यूजन हो रहा है या इंटरनेशनल ट्रीटी के बारे में या लीगल डाउट है तो दे कैन गो फॉर द सुप्रीम कोर्ट। बट सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग नहीं होता है कि प्रेसिडेंट चाहे तो फॉलो करे जो भी चेंज वो बोलेंगे। तीसरा है ही कैन ग्रांट पार्डन, रिप्रीव और रिस्पेक्ट रिमिटेंस पनिशमेंट। ये वही है कि वो चाहे तो पनिशमेंट्स को ये लोग प्रेसिडेंट माफ़ कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे प्रेसिडेंट के पास डिप्लोमेटिक पावर भी होते हैं। डिप्लोमेटिक पावर में बोला जाए तो जैसे कि प्रेसिडेंट इंडिया के टॉप रिप्रेजेंटेटिव होते हैं दुनिया के लेवल पर, जैसे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हो गई या फिर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हो गए, से सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ट्रीटीज़, कॉन्ट्रैक्ट्स
प्रेसिडेंट के नाम पे ही साइन होते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन प्रेसिडेंट का अप्रूवल ज़रूरी होता है इन सब चीज़ों में। President, he represent India as an international forum and affairs and send and receive diplomatic diplomats like ambassador, high commission and so on, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इनके फॉरेन रिलेशन जो होते हैं इंडिया के इंटरनेशनल फोरम पे, जैसे यूएन हो गया, G20 एक्सेट्रा में रिप्रेजेंट करते हैं। प्रैक्टिकली पीएम करते हैं बट ऑफिशियली प्रेसिडेंट के नाम से होता है। और एम्बेसडर हाई कमीशन को भेजते हैं, अपॉइंट करते हैं, यही करते हैं। दूसरे देशों के एम्बेसडर को रिसीव करते हैं, क्रेडेंशियल एक्सेप्ट करते हैं, ये प्रेसिडेंट का होता है। प्रेसिडेंट क्या होता है, सिम्बॉलिक हेड ऑफ अ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। वो क्या, उसको हम क्या बोल सकते हैं, सिम्बॉलिक हेड है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का। मिलिट्री पावर्स भी इन्हीं के पास होते हैं, तीनों आर्मी के चीफ यही होते हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, COAS, चीफ ऑफ नेवल, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ वॉर एंड पीस। प्रेसिडेंट वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं, पीस कंक्लूड कर सकते हैं, बट पार्लियामेंट के अप्रूवल के साथ, ठीक है। वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं, पीस कर सकते हैं, बट इसमें सब पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। तो रियल डिसीजन क्या होता है, PM प्लस कैबिनेट लेते हैं, बट लीगली प्रेसिडेंट के थ्रू होता है। रियल डिसीजन वॉर सबका कौन लेता है, PM प्लस जो भी कैबिनेट होते हैं वो लेते हैं। और इसमें क्या होता है, लीगली ये सब प्रेसिडेंट के थ्रू होता है। इमरजेंसी पावर मैंने आपको बताया था कि नेशनल इमरजेंसी हो गया 352, या फिर प्रेसिडेंट रूल हो गया, या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया, ये सारे भी प्रेसिडेंट के थ्रू ही होते हैं, ठीक है। सो हम पढ़ेंगे वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन होते हैं, कोई भी बिल अगर उन पर जाता है तो या तो अपने एसेंट थे, यानी अपना उसमें डिसीजन थे कि उसको सही है गलत है। अगर वो अपना एसेंट देता है कि ठीक है ये बिल ठीक है, तो वो लॉ बन जाता है। अगर वो विथ होल्ड करते हैं अपने एसेंट्स को, तो वो बिल वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर रिटर्न कर देते हैं बिल को, तो रिटर्न करने के बाद क्या होता है, अगर प्रेसिडेंट को बिल में कुछ इशू लगता है तो वो बिल को रिटर्न कर देते हैं, तो पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन सिर्फ नॉन मनी बिल, हाँ, मनी बिल नहीं भेज सकते। अगर पार्लियामेंट ने बिना चेंज किए या चेंज के साथ फिर वापस भेज दिया, तो इस बार उनको अपना एसेंट देना ही पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट कंपलसरी एसेंट देंगे, और यही होता है सस्पेंसिव वीटो। इसी को हम बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो, ठीक है। वाई वीटो एग्जिट, वीटो का पर्पस क्या है, क्या है इसका वीटो का पर्पस, ये हम पढ़ेंगे। इसमें ये हो गया कि पार्लियामेंट कोई जल्दीबाजी, गलती या डेंजरस लेजिस्लेशन पास करे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल को रोकने का मैकेनिज्म है वीटो आपका। अब 4 टाइप के वीटोज़ होते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट वीटो, प्रेसिडेंट एसेंट देते हैं, प्रेसिडेंट एसेंट देते ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। तो उस केस में क्या हुआ है, विथ होल्डिंग द एसेंट टू द बिल पास बाय द लेजिस्लेचर, सीधे मना कर दिया तो बिल वहीं पे ख़त्म। फिर दूसरा होता है क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो में क्या होता है, लेजिस्लेचर एक हायर मेजॉरिटी से वोट ओवरराइड कर सकता है। इंडिया में नहीं होता, ये USA में होता है क्वालिफाइड वीटो, ठीक है। अगर लेजिस्लेचर चाहिए तो एक हाई मेजॉरिटी से वीटो ओवरराइड कर सकते हैं, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। तीसरा आता है सस्पेंसिव वीटो। तो सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है आपका, सस्पेंसिव वीटो विच कैन बी ओवररिडन बाय द लेजिस्लेचर विद एन ऑर्डिनरी मेजोरिटी। तो इसमें क्या होता है कि लेजिस्लेचर इसमें क्या करता है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को रिकमेंडेशन के लिए रिटर्न करता है, प्रेसिडेंट बिल को पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन के लिए रिटर्न करते हैं। नॉर्मली मेजोरिटी से ओवरराइड हो सकता है, इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। फोर्थ होता है वॉकेट वीटो। क्या करते हैं, कोई भी एक्शन नहीं लेते और उस बिल को वो अपने कोई डिसीजन नहीं लेंगे तो उनके अपने पॉकेट में डाल दिया उन्हें। तो इसीलिए बोलते हैं कि इंडियन प्रेसिडेंट का पॉकेट बहुत बड़ा है यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट से। तो इंडिया में कौन से वीटो होते हैं, इंडिया में 3 टाइप के वीटो होते हैं, एब्सोल्यूट होता है, सस्पेंशन होता है, और पॉकेट वीटो होता है। क्वालिफाइड वीटो नहीं होता, क्योंकि ये क्वालिफाइड वीटो मतलब कौन सा वीटो, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लेजिस्लेचर एक हायर मेजोरिटी से वीटो ओवरराइड कर सकते हैं। तो ये क्वालिफाइड वाला हमारे इंडिया में नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वीटो के बारे में। absolute veto. In the absolute veto,
क्या होता है एब्सोल्यूट वीटो में, प्रेसिडेंट एसेंट डिनाई कर सकते हैं, बिल ख़त्म हो जाता है एब्सोल्यूट वीटो में, पहले बताया था आपको मैंने। तो ये डायरेक्टली डिनाई कर देंगे प्रेसिडेंट तो बिल ख़त्म हो जाएगा। कब यूज होता है? दो मेन सिचुएशन जब पे यूज होता है। पहला है प्राइवेट मेंबर्स बिल। अगर कोई प्राइवेट मेंबर्स जो एमपी नहीं है, विच इज़ वो कोई भी एमपी जो मिनिस्टर्स नहीं है, अगर कोई बिल को यूजुअली पास करते हैं तो ऐसे बिल यूजुअली गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, इसलिए प्रेसिडेंट ऑफन वीटो कर देते हैं ऐसे बिल्स को। दूसरा कंडीशन, गवर्नमेंट बिल बट न्यू कैबिनेट वांट्स इट रिजेक्ट। कोई भी सपोज करो कभी ऐसा होता है कि पार्लियामेंट ने बिल पास किया, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए पेंडिंग है, तभी गवर्नमेंट रिज़ाइन कर देती है, तो नई गवर्नमेंट बोलती है कि डोंट साइन दिस बिल, तो प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो लगा सकते हैं, बिल डेड हो जाएगा। ठीक है, नई गवर्नमेंट बोल रही है कि ये साइन मत करो, पुरानी गवर्नमेंट ने वो के पास मतलब प्रेसिडेंट के पास था एसेंट के लिए, उससे पहले वो डिजॉल्व होगी गवर्नमेंट। तो अगर नई गवर्नमेंट बोल रही कि ये मत करो इस बिल को पास, तो उस केस में भी प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए, 1954 में क्या हुआ था, राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या करा था, पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल पास हुआ था वाइल पेप्सू में प्रेसिडेंट्स रूल था। जब तक प्रेसिडेंट के पास आया, प्रेसिडेंट्स रूल रिवोक हो गया, न्यू कैबिनेट ने एडवाइस करा कि डोंट रिजाइन, तो प्रेसिडेंट ने विथहेल्ड कर दिया। दूसरा हुआ था 1991 में आर वेंकट रमणन के साथ, बिल था सैलरी और अलाउंस और पेंशन ऑफ एमपीज अमेंडमेंट बिल। इस बिल में लोकसभा डिजॉल्व होने के एक दिन पहले ये बिल पास हुआ था। प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन नहीं ली गई थी, मैंडेटरी था, प्रेसिडेंट ने एब्सोल्यूट वीटो लगा दिया था, तो ये बिल भी लैप्स हो गया था। सस्पेंसिव वीटो सेकंड नंबर पे आता है। सस्पेंसिव वीटो तब यूज होता है जब प्रेसिडेंट बिल को पार्लियामेंट को वापस भेजते हैं प्लीज़ रिकन्सिडर। सस्पेंसिव वीटो कब लगता है, सपोज करो कोई बिल आया प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट उससे बोलेंगे कि भैया पार्लियामेंट के पास वापस भेज देंगे कि इसमें कुछ चेंजेस करो, या फिर इसमें कुछ चेंजेस करो, या फिर उनको लगता है कि ये सही नहीं है, तो पार्लियामेंट दोबारा पास कर दे उस बिल को, तो क्या होगा, तो उस केस में इनको भेजना ही पड़ेगा, ठीक है, अमेंडमेंट के साथ या फिर बिना अमेंडमेंट के साथ, तो प्रेसिडेंट को अपना एसेट देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें क्या होगा, सस्पेंसिव वीडियो क्या होता है कि जो मनी बिल होता है, इस केस में क्या होता है, मनी बिल को इसमें नहीं आता है, क्योंकि प्रेसिडेंट मनी बिल को वापस नहीं भेज सकते, क्योंकि जब मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में तो उनके प्रायर रिकमेंडेशन से ही इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज दिस वीटो व्हेन रिटर्न अ बिल रिकमेंडेशन टू द पार्लियामेंट। However, if the bill is passed again by the parliament with or without amendments and again presented to the president, it obligatory for the president to give his assent to the bill. This means that the president veto is overridden by a repassage that the bill by the same ordinary majority and not a higher majority required in USA. तो ये वही बता रखा है कि सस्पेंसिव वीटो क्या होता है और कौन कौन से कंडीशन में प्रेसिडेंट लगाते हैं, ठीक है। सो पॉकेट वीटो में क्या होता है, पॉकेट वीटो में इन केस ऑफ प्रेसिडेंट नीदर रेटिफाइड नॉर रिजेक्ट नॉर रिटर्न द बिल बट सिंपली कीप्स द बिल पेंडिंग फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें क्या होता है कि इसमें प्रेसिडेंट ना ही रिटर्न करते हैं बिल को, ना ही रेटिफाइड के लिए भेजते हैं, और सिंपली ये बिल को वैसे के वैसे रखते हैं, इनडेफिनिट टाइम के लिए पेंडिंग रखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पॉकेट बिल। और इस केस में इंडियन प्रेसिडेंट का पॉकेट देखा जाए तो वह यूएस प्रेसिडेंट से ज़्यादा बड़ा होता है, बिकॉज यहाँ पे हमारे इंडियन प्रेसिडेंट उस बिल को इनफाइनाइट टाइम के लिए पेंडिंग रख सकते हैं, बट इन केस ऑफ यूएसए व्हाट हैपन दैट दे कैन that the president withhold that bill for 10 days only. After 10 days that bill has to be returned to the has to be returned for reconsideration. तो देखा जाए तो इंडियन प्रेसिडेंट की पॉकेट ज़्यादा बड़ी है यूएस प्रेसिडेंट से। ओके, नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेचर। सिंपल एक्सप्लेनेशन का पढ़ेंगे हम लोग।
देखो क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होता है, विधानसभा मतलब विधान परिषद जो बिल पास करते हैं, वो तभी एक्ट बनेगी जब गवर्नर असेंट देगा। सेम वही चीज़ है, इसमें गवर्नर आ जाएगा प्रेसिडेंट की तरह, लेकिन गवर्नर बिल को रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए, मतलब वो चाहे तो प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं, ठीक है। उनके भी वही है, वो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। सेम चीज़ होता है इसमें, इसका जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला है टेबल, वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट एट ए ग्लांस, सेंट्रल लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर में क्या है, विथ रिगार्ड्स टू द ऑर्डिनरी बिल, वो सब ही कैन बी रेटिफाइड, रिजेक्टेड, रिटर्न। सेम थिंग यहाँ पे भी, रिगार्ड्स टू मनी बिल ही कैन रेटिफाई स्टेट में भी, ही कैन बी रिजेक्टेड बट कैन नॉट बी रिटर्न, बट ही कैन बी रिजेक्टेड बट कैन नॉट बी रिटर्न, सेम चीज़ है, ठीक है। बट विद रिगार्ड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन ओनली बी रेटिफाइड, दिस इज कैन नॉट बी रिजेक्टेड और रिकमेंडेड रिटर्न। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है तो उसको रेटिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है तो कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है तो उसको हम स्टेट में नहीं इंट्रोड्यूस किया जा सकता। सो हम पढ़ेंगे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट इज आर्टिकल 123। तो इस पूरा पैराग्राफ मैं ट्राई करूँगा कि आपको एक साथ एक्सप्लेन कर दूँ। सो इसमें बताया गया है कि पार्लियामेंट इन सेशन प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू तभी कर सकते हैं जब पार्लियामेंट इन सेशन नहीं होता, या फिर कोई लोकसभा या राज्यसभा में कोई एक भी सेशन में नहीं होता है, तब ऑर्डिनेंस लेके आते हैं। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है टेम्परेरी लॉ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, टेम्परेरी लॉ। सो क्या होता है, वाई ऑर्डिनेंस इज अलाउड टू डील विद अर्जेंट सिचुएशन, जैसे अर्जेंट सिचुएशन से, इमीडिएट लॉस से, इमरजेंसी टाइप नीड हो गई, तो इस टाइम पे इसका ऑर्डिनेंस लगाते हैं, ताकि जब पार्लियामेंट सेशन ना हो तो इसका मिसयूज़ ना कर सके, ठीक है। लिमिटेशन 1, सबसे पहले क्या लिमिटेशन होता है इसका, कि ऑर्डिनेंस ओनली कब लगा सकते हैं, जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, दोनों हाउस सेशन में ना हो, एक हाउस सेशन में ना हो। अगर दोनों हाउस सेशन में हो तो ऑर्डिनेंस इनवैलिड होगा, पहली लिमिटेशन ये है इसकी। दूसरी लिमिटेशन ये है कि प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन मस्ट बी जेन्युइन, मतलब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस तभी इशू करेंगे जब उसको सिचुएशन नेसेसरी और अर्जेंट लगेगी। SC कॉपर केस 1970 का इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रेसिडेंट को सेटिस्फेक्शन जुडिशियल रिव्यू हो सकती है, अगर मेलाफाइड बैड इंटेंशन हो तो ऑर्डिनेंस कैंसिल हो सकता है। 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975 बोलता है कि इमरजेंसी टाइम में गवर्नमेंट ने ये बोला कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन फाइनल होगी। 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 में क्या हुआ, फिर इसको हटा दिया गया। अब प्रेसिडेंट को की सेटिस्फेक्शन क्वेश्चन हो सकते हैं कोर्ट में, मतलब प्रेसिडेंट कोर्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मींस गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस का मिसयूज़ नहीं कर सकते। लिमिटेशन थर्ड क्या है कि प्रेसिडेंट ओनली सेम सब्जेक्ट पर ऑर्डिनेंस लगा सकते हैं जिन पर उनके पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, ठीक है। तो उन्हीं सब्जेक्ट पर ये ऑर्डिनेंस बना सकते हैं जिस पर पार्लियामेंट लॉ बना सकते हैं। इम्प्लीकेशन क्या होंगे इसके, स्टेट सब्जेक्ट पर ऑर्डिनेंस नहीं लगा सकते, ऑर्डिनेंस फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते, ऑर्डिनेंस इज इक्वल टू पार्लियामेंट एक्ट, सेम कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होगा। तो लिमिटेशन 4 क्या कहता है कि ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है जब सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जब सेशन स्टार्ट होता है तब पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है। तो उससे क्या होगा, ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है जब कोई भी राज्यसभा लोकसभा का सेशन स्टार्ट होता है। ऑर्डिनेंस टर्मिनेशन होता है 6 वीक्स आफ्टर नेसेसरी रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट दोनों हाउस में पास कर दे तो ऑर्डिनेंस एक्ट बन जाता है, ठीक है। कोई भी ऑर्डिनेंस एक्ट तब बन जाएगा जब पार्लियामेंट के दोनों हाउस उसको पास कर देंगे, दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा। अगर डिसअप्रूवल हो जाए तो इमीडिएटली केस बन जाता है। मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस इज 6 मंथ प्लस 6 वीक। तो कितना है मैक्सिमम लाइफ, 6 मंथ प्लस 6 वीक। वाई 6 मंथ, तो ये क्या होता है,
मैक्सिमम क्या होता है, गैप बिटवीन दो सेशन का क्या होता है, 6 महीने का होता है, इसलिए ऑर्डिनेंस का लाइफ भी मैक्सिमम कितना होता है, 6 मंथ का ही होता है। ठीक है। 6 वीक आफ्टर रीअसेंबली बाय सर्वाइवल टाइम, इसका मतलब क्या है कि 6 महीने का हो गया प्लस 6 वीक का उसको सर्वाइवल टाइम दे देते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है। सो कुछ पॉइंट्स जो हमें पढ़ने चाहिए, ऑर्डिनेंस मस्ट बी लेड बिफोर पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करना मैंडेटरी है। पार्लियामेंट कैन अप्रूव तो बिकम एक्ट बन सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, लैप्स हो जाता है इमीडिएटली। ठीक है। और इग्नोर करेंगे तो लैप्स आफ्टर 6 वीक्स ऑटोमेटिकली। प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो विड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एनी टाइम, तो प्रेसिडेंट भी कर सकता है और पार्लियामेंट का अप्रूवल भी नेसेसरी है। ठीक है। सुपर क्विक अगर समरी में देखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे कि ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कि टेम्प्रेरी लॉ जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है, ओनली व्हेन अर्जेंट नेसेसरी होता है तभी ये बनाते हैं, ऑर्डिनेंस करते हैं। कैन नॉट वॉयलेट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कैन बी जुडिशियल रिव्यूड, और ये फंडामेंटल राइट्स को भी नहीं क्या बोलते हैं, वॉलेट कर सकता है। इसकी मैक्सिमम लाइफ होती है 6 महीने प्लस 6 वीक, और ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि फाइनल अप्रूव करेंगे रिजेक्ट करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट भी कर सकता है दिस ऑर्डिनेंस को। पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट कैन विड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एनी टाइम, तो हमने बताया कि प्रेसिडेंट कभी भी ऑर्डिनेंस हटा सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस अपनी मर्जी से नहीं करते, विड्रॉ सिर्फ पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेल्प से करते हैं, उनके एडवाइस पर करते हैं। ठीक है। ठीक है। ऑर्डिनेंस एक्ट ऑफ लॉ पार्लियामेंट, इसमें हम पढ़ेंगे कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लाइक अ फुल लॉ, अगर ये ऑर्डिनेंस हो गया, एक्सेप्ट हो गया, तो एक फुल लॉ की तरह काम करता है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एन ऑर्डिनेंस बैकडेट से पहले सपोज करो अप्लाई हो सकता है, एग्जिस्टिंग लॉ और एक्ट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, अनदर ऑर्डिनेंस को रिप्लेस कर सकते हैं, न्यू टैक्स लॉ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कर सकते, ओनली पार्लियामेंट विया आर्टिकल 368 कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अम्बेडकर जस्टिफिकेशन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने क्या बोला कि said the Constitutional Assembly that the mechanism of issuance of an ordinance has been devised in order to enable the executive to deal with the situation that may sudden and immediately rise when the parliament is not in session. उन्होंने बोला कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इमरजेंसी के लिए नहीं, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड और अर्जेंट सिचुएशन के लिए है। ठीक है। जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो और इमीडिएट एक्शन ज़रूरी हो, तब हम ये ऑर्डिनेंस करेंगे, स्टार्ट होगा। ठीक है। इट इज़ नॉट लाइक द नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, बट वंस नॉर्मल टाइम्स में भी इसको यूज हो सकता है। ठीक है। सो ऑन नॉर्मल टाइम ऑल्सो वी कैन यूज इट। लोकसभा रूल्स क्या कहते हैं, तो रूल ऑफ लोकसभा क्या बोलते हैं कि जो भी एक बिल इंट्रोड्यूस होता है तो रिप्लेस एन ऑर्डिनेंस, तो गवर्नमेंट को स्टेटमेंट देना होता है एक्सप्लेनिंग वाई ऑर्डिनेंस वॉज नीडेड, क्यों ऑर्डिनेंस थी, ये हम पढ़ेंगे। फिफ्थ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑन ऑर्डिनेंस का क्या उसके पॉइंट्स है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सो डीसी वाडवा थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के, डीसी वाडवा इज हाईली रेलिवेंट है। उन्होंने बोला कि डीसी वाडवा केस हुआ था 1987 में। उन्होंने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि बिहार के गवर्नर ने 1967 से लेके 1981, 67 से लेके 81 कितना हो गया, 3 + 20 + 1 24 ईयर्स, नहीं सॉरी 14 ईयर्स, तो 14 ईयर्स के जो भी ऑर्डिनेंस इशू किया था, इसके बीच में 256 ऑर्डिनेंस करे, तो ये 14 साल में बिहार के गवर्नर ने 256 ऑर्डिनेंस इशू कर दिए। ठीक है। तो अगर 256 ऑर्डिनेंस इशू हुए 14 ईयर्स के बीच में,
बिहार में। तो इससे सेम ऑर्डिनेंस को बार बार रीप्रोमोलगेट करना, कुछ ऑर्डिनेंस 14 साल तक रीप्रोमोलगेशन से चलते चलते गए, बिल्कुल पार्लियामेंट को बाईपास कर दिया गया इन ऑर्डिनेंस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि ये प्रैक्टिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, ऑर्डिनेंस को, ये प्रैक्टिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऑर्डिनेंस को रिपीटेडली रीइशू नहीं कर सकते, पार्लियामेंट को बाईपास नहीं कर सकते, ऑर्डिनेंस एक्सेप्शन पावर जो होता है परमानेंट लॉ सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो उनके कुछ पॉइंट्स आए, रीप्रोमलगेशंस विदाउट प्लेसिंग बिफोर लेजिस्लेचर, फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या हो गया, अगर ऐसा होता है तो वो फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन की तरह उसमें दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नो सुप्रीम कोर्ट केस ऑन प्रेसिडेंशियल कोऑर्डिनेशन येट। तो अभी तक हमारे जो प्रेसिडेंशियल कोऑर्डिनेशन है उस पर अभी तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट का केस नहीं है। अब तक हमारे जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस के वैलिडिटी पर कोई डायरेक्ट केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया है, बट गवर्नर ऑर्डिनेंस के चैलेंज आए हैं। ठीक है, गवर्नर ऑर्डिनेंस के चैलेंज आए हैं, जैसे कि केस हो गया वादवा का। सेम रीजनिंग प्रेसिडेंट पर भी अभी अप्लाई नहीं होता है। जो जो रीजन उन्होंने दिया वही रीजन प्रेसिडेंट पर भी अप्लाई होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी रीजन दिया।